व्हाट इज जाइंटिस? जरकान, पीलिया। पीलिया। पीलिया क्यों कहते हैं? कि इसमें आँखों की जो सफ़ेदी है, स्क्लेरा जो होता है, वो जर्द हो जाता है, बिल्कुल हल्दी की माने जर्द हो जाता है। जाइंटिस, jaundice means yellow discoloration of the patient due to raised bilirubin in the blood. खून के अंदर बिलिरुबिन की मिकदार जब बढ़ जाती है और स्किन डिस्कलरेशन हो जाती है, येलिश हो जाती है, तो इस कंडीशन को jaundice कहते हैं। It is best seen in the daylight on the sclera and under the surface of the tongue. ये दो जगह पे बड़ा वाज़ेह नज़र आता है। एक तो डे टाइम में आप देखें, स्क्लेरा में आपको नुमाइश, और दूसरा ये है कि ज़ुबान के नीचे आप देखेंगे अंडर द टंग, तो ये आपको बिलिरुबिन यहाँ पे जो कैपिलरीज है उनमें बड़ी नुमाइंदा। अब इसको हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक को कहेंगे प्री हेपेटिक जाइंटिस। प्री हेपेटिक जाइंटिस मतलब ये है कि जिगर से पहले के फैक्टर्स हैं। इसमें क्या हो सकता है? हीमोलाइसिस, किसी भी तरीके से ब्लड डिस्ट्रॉय हो रहा है। हीमोलाइसिस, ब्लड डिस्ट्रॉय हो रहा है। इन्फेक्टिव एरेथ्रोप्रोसिस, इन्फेक्शन एरेथ्रोप्रोसिस, ये एरेथ्रो कहते हैं सुर्ख बुनियाद को, ठीक है जी। तो इसकी अगर डिस्ट्रक्शन होती है, इसकी पैरालिसिस हो रही हो और किसी इन्फेक्शन की वजह से, तो उसकी वजह, याद रखें ये जो हमारा बाइल बनता है ना, ये बनता है ये एरेथ्रोसाइट्स के टूटने से बनता है। तो जब टूटता है तो एक पिगमेंट बनता है, और ये जितनी तेज़ी से टूटेगा इतनी तेज़ी से बिलिरुबिन बढ़ेगा। तो ये इन्फेक्टिव, किसी इन्फेक्शन की वजह से एरेथ्रोसाइट्स टूट रहे हैं, तो इसको इन्फेक्टिव एरेथ्रोप्रोसिस कहेंगे। फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, तो ये क्या है? ये प्री हेपेटिक फैक्टर्स हैं, प्री हेपेटिक जाइंटिस है, यानी इसमें भी लीवर का कोई रोल नहीं है। अब आते हैं हेपेटोसेलुलर जाइंटिस की तरफ। हेपेटोसेलुलर यानी वो जो सेल्स हैं वो इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस ए बी सी, इसकी वजह से हो सकता है। क्रॉनिक लीवर डिजीज से वजह से हो सकता है। अल्कोहलिक लीवर डिसऑर्डर, जो लोग शराब पीते हैं और जिसकी वजह से जिगर ख़राब होता है, उसकी वजह से हो सकता है। ड्रग टॉक्सिसिटी, ड्रग टॉक्सिसिटी की वजह कुछ दवाइयाँ भी ख़राब कर सकती हैं और कुछ ड्रग्स भी उनको ख़राब कर सकते हैं। मैलिग्नेंसी ऑफ लीवर, लीवर के अंदर मैलिग्नेंसी आ गई है। कंजेनिटल हाइपरबिलिरुबिनिया, पैदाइशी तौर पर खून के अंदर बिलिरुबिन की मिकदार का ज़्यादा होना। जैसे सर न्यू नेटल में होता है, वो ये कंडीशन कहलाती है? नहीं, वो अलग है, वो फिजियोलॉजिकल जाइंटिस होता है। अच्छा, वो फिजियोलॉजिकल जाइंटिस। अच्छा, तो आ गई है बात प्रेगनेंसी रिलेटेड जाइंटिस। प्रेगनेंसी के अंदर माँ ने अगर बहुत सारी दवाएं खाई हुई, कुछ बहुत ज़्यादा विटामिन खाए हैं, कुछ बहुत ज़्यादा कुछ से खाए हैं, तो वो जगह भी इसे डिस्टर्ब कर सकते। अब तीसरी कंडीशन जो है वो है पोस्ट हेपेटिक। अब इसमें लीवर का भी न पहले था ना अब है, अब इसकी पोस्ट बाद में थोड़ा। अब वो क्या है? इसको ऑब्स्ट्रक्टिव जाइंटिस भी कहते हैं। लीवर भी ठीक है, इससे पहले भी कोई फैक्टर नहीं है। स्टोन इन सीवी डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट है, उसके अंदर स्टोन बन गया है उसके अंदर, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। बाइल को जहाँ जाना चाहिए वो नहीं जाता, तो बाइल कहाँ जाएगा? पीछे जाएगा, पीछे जाएगा तो वो ब्लड के अंदर शामिल होगा। बाइल ने कहाँ जाना होता है? बाइल ने लीवर से निकल के गाल ब्लैडर में
गल ब्लैडर में जब नहीं जाएगा तो फिर बैक रश करेगा, ब्लड के अंदर शामिल होगा, तो इसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी कहते हैं। इसकी पक्की निशानी होती है कि इसके पखाने के अंदर जो है ना ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बाइल ही नहीं आ रहा है तो ज़रूरत कैसे आएगी। सीए हेड ऑफ पेंक्रियास, सीए हेड ऑफ पेंक्रियास के हेड के ऊपर अगर कैंसर है या ग्रोथ बन गई है, उसकी वजह से भी ये स्ट्रक्चर ऑफ बाइल डक्ट, जो बाइल डक्ट है उसके अंदर स्ट्रक्चर बन गया है। स्ट्रक्चर बन जाए तो अफजूदगी नहीं होती, जो जिस चीज़ में निकलना होता है और बिल्कुल ऐसा है जैसे आप पानी का पाइप है, इसके अंदर अगर कोई चीज़ का स्ट्रक्चर बन जाए तो वो रुकावट है ना। सब में जहन में यही देखें कि ऑब्स्ट्रक्शन है, किसी जगह हेड ऑफ द पेंक्रियास वो ग्रोथ करके उसको प्रेस कर देगा, किसी जगह स्ट्रक्चर हो जाएगा, किसी जगह स्टोन हो जाएगा। और क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस, यहाँ फिर इन्फ्लेमेशन होती है पैंक्रियास की, जब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है इस वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन होती है। तो प्री हेपेटिक, हेपेटोसेलुलर और पोस्ट हेपेटिक, ये 3 फैक्टर्स हैं इसके। क्लिनिकल फीचर्स पे है ना, वो कैसे होगा, मरीज ऐसे बैठा हुआ है, उसका दिल नहीं करेगा कहीं जाने, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगेगी, माइल्ड फीवर, हल्का हल्का बुखार होगा, वीकनेस होगी, वॉमिटिंग होगी, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन, दोनों में से कुछ होगी। मरीज को नींद नहीं आएगी, मरीज को या प्यास होगी या बिल्कुल नहीं होगी, प्लस माइनस होगी। जिस्म दर्द करेंगे और सर में दर्द होगा। अब अगर इसके साइन देखें, पेल येलो स्क्लीरा, पेल यूरिन, पेल स्किन। अब सारी चीज़ें बिलिरुबिन जो है ना, बजाय उसके आपको स्किन के ऊपर भी नज़र आ रहा है, यूरिन में भी नज़र आ रहा है। क्ले कलर स्टूल, ड्राइनेस ऑफ माउथ, और ज़ुबान देखेंगे तो ऐसे आपको ब्राउन नज़र आएगी, ये पक्की निशानी होती है। अब वसीयत होम्योपैथ, आप टाइफाइड को भी डायग्नोज कर सकते हैं और आप जो है ना जॉन्डिस को भी। भूख नहीं लगी, ज़ुबान दिखा, ज़ुबान पे ब्राउन है, इसका काम शुरू है जॉन्डिस का। अच्छा, आपने देखा होगा कि बाजू का जॉन्डिस जब बहुत ज़्यादा बिलिरुबिन बढ़ जाता है तो जिस्म के ऊपर खारिश शुरू हो जाती है, इरप्शन, छोटे छोटे दाने, और खुसूसन किस जगह, कमर पे। जिसको भी कमर पे दाने लगे, खारिश हो, उसको इंडिकेशन दी है कि इसका लीवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा। इसकी दवाई भी बता देता हूँ। इसकी दवाई है डोलिकोस, इसकी दवा है। इन्वेस्टिगेशन में सीरम बिलिरुबिन, SGPT, सीरम ग्लूकोफॉस्फेट ट्राइमिनेज इसको कहते हैं, LFTs, यूरिन आ रही, और अल्ट्रासोनोग्राफी, ये इसकी तरह। और ट्रीटमेंट में देखें तो चैलिडोनियम, लक्सवामिका, ब्रायूनियम, मर्क्साल, कार्डियोस्टेरियाना, TNT एंड मोर अकॉर्डिंग टू द सिम्पटम। ये 2 दवाइयाँ हैं बड़ी ज़बरदस्त, TNT एंड क्रूटेलस ओटस। दूसरा TNT बहुत महंगा, TNT एक केमिकल है। वो किस बेस पे दिया जाता है सर? वो केमिकल ये बारूद में इस्तेमाल होता है, ट्राई नाइट्रो, इस तरीके से कोई बड़ा लंबा नाम है। और जॉन्डिस में जब कोई दवाई आप काम करने के लिए आप इसको दें या क्रूटेलस को। देखिए एक चीज़ जो है ना याद है कि किसी भी वजह से अगर RBCs टूट रहे हैं, नॉर्मल कंडीशन में आपको पता है ना 120 डेज में हमारा जो है ना एक नॉर्मल प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर
हमारे जो यूरिन की जो रंगत है उसकी यही वजह है कि नॉर्मल प्रोसेस वो टूट रहे हैं। लेकिन अगर किसी वजह से इनकी ये डिस्टॉर्शन जो है ना ये बढ़ जाए, जैसे इसका मलेरिया में ऐसा हो जाता है। मलेरिया में इसी तरह, इसका मतलब ये है कि ये जेंडस्टिक बिलिरुबिन लेवल जो है ना वो आपने फिर ये वाइट साल्ट और वाइट पिगमेंट आपके यूरिन में भी आना शुरू हो जाते हैं। तो मेन जो इसकी पैथोफिजियोलॉजी है वो यही है कि आईबीसी का क्लिनिकल कोर्स ऑफ पैथोलॉजी, ये होम्योपैथ्स के लिए और होम्योपैथ स्टूडेंट्स के लिए ये 4 हफ्तों का हमने कोर्स तरतीब दिया है। इसमें क्या चीज़ें होंगी, इसमें रूटीन की जो एग्जामिनेशन के अंदर जो टेस्ट आते हैं हमारे, एक प्रैक्टिशनर को जिन टेस्टों की ज़रूरत होती है, कैसे पढ़ा जाए, कैसे प्रिस्क्राइब किया, कैसे एडवाइस किया जाए लैब्स को ताकि वो आपको, और इसके रिजल्ट्स को कैसे किया जाए, इसके ऊपर होम्योपैथिक दवाई का कैसे इंतखाब किया जाए, ये चीज़ें इसके अंदर शामिल होंगी। रूटीन के जितने टेस्ट होंगे वो इंशाल्लाह इसके अंदर शामिल होंगे। इसके अलावा फिर कुछ चीज़ें जो है ना हमने एक्सरे रीडिंग की, नॉर्मल एक्सरे रीडिंग क्या है और पैथोलॉजी की बेस के ऊपर आपके पास कोई फ्रैक्चर आता है, कोई अपेंडिक्स आती है, कोई निमोनिया का केस आता है, कोई हाइड्रोथोरिक का केस आता है, कोई कार्डियोमेगैली का केस, आप उसको एक्सरे को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरे नंबर पे ये चीज़ें। तीसरे नंबर के ऊपर जो है अल्ट्रासाउंड की हाउ नाउ आपको पता है कि बहुत ज़रूरी है। हम कैसे एडवाइस लिखेंगे किसी को कि जी मैं पेशेंट भेज